देखिए, मेरी शुरुआत बिहार के सुदूर एक देहात ग्रामीण इलाके से हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को लोग, सरकारी स्कूलों को लोग गलत समझते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुदूर गांव देहात की सरकारी स्कूल में हुई, लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले के बिल्लो ग्राम से। और मैं आपको आकांक्षा जी, ईमानदारी पूर्वक मैं कहूँ कि जो शिक्षा मुझे वो प्राथमिक विद्यालय में मिली और आज भी मैं उसकी तलाश में हूँ, आज तक मुझे कहीं भी नहीं मिला। कहीं लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति ने जीवन में ना उम्मीद खो दी हो वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें और आगे बढ़ते रहिए। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको रियल मोटिवेशनल स्टोरी देखने को और जो है आम आदमी का अपना पॉडकास्ट। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेंगर, हाजिर हो गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। टाइम हो चुका है 9, टाइम हो चुका है पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव वाइब्स लेने का। तो जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनको जा रहे हैं हम जोड़ने, ताकि आपको जल्दी जल्दी आपकी पॉजिटिव वाइब्स आज की मिले। तो विजय सर, शुरू करें प्रोग्राम? जरूर जरूर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती समय हम सबको देने के लिए राजी हो गए। और सबसे बड़ी बात है, कीमती समय से ज्यादा जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो कोई आज के टाइम पे कोई शेयर ही नहीं करना चाहता। अपना ज्ञान तो कोई भी नहीं देना चाहता है कि उसने जो भी एक्सपीरियंस लिया हो लाइफ में। तो आप हम सबको अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए राजी हुए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, विद्या एक ऐसी चीज है जिसे बांटने के बाद घटती कभी नहीं है, पहली बात। और आपने तो इतनी बड़ी बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी जानकारी हो, क्योंकि स्टोरी हर एक व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, एक रिक्शा चालक से लेकर के मार्गजुगन वर्ग तक, हर एक व्यक्ति के पास अपनी स्टोरी है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे एक कलम और कॉपी ले ले और प्रत्येक दिन की दिनचर्या को अगर लिखे तो बड़ी खूबसूरती के साथ उसको संस्मरण का रूप दे सकता है। उनके लाइफ में जो घटनाएं घटित हुई और उसमें सत्यता का बोध करा दे तो आत्मकथा का रूप ले सकता है। और समाज में एक गहरे मैसेज के साथ अगर कोई कहानी लिखा जाए जिसमें प्रतीकात्मक भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकता है और कल्पनाशीलता का पुट भी हो सकता है, तो वो कहानी बन सकता है। तो कहा जा सकता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। चूंकि शब्द साहित्य से मैं जुड़ा हूं और आपने कहा तो बड़ा अजीब लगता है कि कहाँ से शुरू करूं, कौन ऐसा पहलू है जिसे मैं याद करूं और किसे मैं भुला दूं। देखिए, मेरी शुरुआत बिहार के सुदूर एक देहात ग्रामीण इलाके से हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को लोग, सरकारी स्कूलों को लोग गलत समझते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुदूर गांव देहात की सरकारी स्कूल में हुई, लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले के बिल्लो ग्राम से। और मैं आपको आकांक्षा जी, ईमानदारी पूर्वक मैं कहूँ कि जो शिक्षा मुझे वो प्राथमिक विद्यालय में मिली और आज भी मैं उसकी तलाश में हूँ, आज तक मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी से लेकर के बाहर भी मैं पढ़ा, लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक जो मेरे गुरुजन वहां पढ़ाते थे, मुझे याद है वो दिन जब मेरे गुरुजन पढ़ाते थे तो कहानियों के माध्यम से, आज नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों में अलग से पुस्तकें चल रही है, तो उसमें से अलग अलग हमारे सरकारी स्कूल के एक्सपर्ट थे जो रामायण महाभारत
के नीतिगत बातों को, चाणक्य के नीतिगत बातों को, मुझे लगता है कि मेरे गुरुजन कितने अच्छे थे जो बचपन से ही मुझे वो संस्कार दिए, और उसी संस्कार की परिपाटी के आधार पे आज मैं चल पा रहा हूँ। तो एक सुदूर गांव देहात का एक युवक कैसे गांव से चल करके बड़े शहरों में कदम रखता है, और बड़े शहरों की जो चकाचौंध है उसमें वो कैसे उलझ जाता है, और इन्हीं सभी का ताना बुना हमने जो है अपने संस्मरण में लिखा है, यादों के झरोखे। जो मैंने 3 पार्ट में उसको लिखा है। पहला पार्ट, बचपन के वो तमाम नादानियां और शैतानियां, कैसे गांव से चल करके मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचता हूं, नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा, सरकारी स्कूल से मेहनत करके नवोदय विद्यालय पढ़ा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बढ़िया आदमी बने, लेकिन उस समय इतने पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे फादर के पास कि हम एक अच्छा स्कूल में दाखिला लें। तो मेरे पास एक टारगेट था कि बाबू अगर कुछ अच्छा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो रात भर, कभी कभी तो मेरे घर वाले, नाना जी तो अब दिवंगत हो गए, अब नहीं है, जब जब वो जगते थे, आंख उनकी खुलती थी, तो मैं देखता था कि पहले लालटेन जलाया करते थे, मिट्टी के तेल से हम लोग जला करके पढ़ते थे। देखते थे कि अरे ये तो लड़का रात दिन पढ़ रहा है। तो स्पेशली मुझे डॉक्टर के पास ले गए और कहे कि इससे कहिए कि पढ़ना कम कर दे। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया, हाँ, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, सोना भी बहुत जरूरी है, आपको सोना चाहिए। तो ठीक है, किसी तरह से चोरी छुपके करके मैं पढ़ता था। इसलिए पढ़ता था कि मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, और मुझे भी दुनिया के वो तमाम स्कूलों से रूबरू होना था, वो तमाम ज्ञान से रूबरू होना था जो कि शायद वो स्कूल में नहीं मिल पा रहा था। तो वहां से नवोदय विद्यालय की यात्रा हुई, जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा 10th हमने पास किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ गया, किया। इन दरमियान बहुत सारी घटनाएं घटी, और मुझे लगा कि अपनी जिंदगी से एक बात मैंने सीखा कि कभी भी डीमोटिवेट मत हो। ईश्वर, अगर एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ आकांक्षा जी, पूना फिल्म शूट में मैंने दाखिला के लिए फॉर्म भरा। हर बार मैं जाता था और अंतिम दौर पे मैं छट जाता था। उसमें वर्कशॉप के दौरान राजा मुराद साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अंदर ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर वास्तविकता है, कोई जरूरी नहीं कि FTI में पढ़ने के बाद ही एक्टर बन सकता है। अगर आप में काबिलियत होगा तो किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी बन सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर लोक और फोक की जो जबरदस्त पकड़ है, आपके अंदर भाषागत शैलियां हैं, आप अच्छा खासा लिख सकते हैं, और बिहार के हैं, आपने सुदूर गांव देहात आप देखे हैं, अब बेटा आप उसी को लिख डालो, आपका नाम पूरे देश में होगा। तो रजा मुराद साहब का वो बात जो है कहीं न कहीं मेरे गहरे तौर पे जहन में उतर गया, और वहीं से मैंने शुरुआत किया। कुछ दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा। मुंबई के उन गलियारे अंधियारी गलियों में भी मैं भटकता रहा। मैंने देखा, मुझे एहसास हुआ कि साहित्य के 2 महाधुरंधर, फणीश्वर नाथ रेणु और मुंशी प्रेमचंद, इन्हीं गलियों में गुमनाम होने से किसी तरह से बच गए। तो मुझे लगा कि अरे भाई, इस चकाचौंध दुनिया में कोई एक ऐसी दुनिया है जो शायद मेरे लिए नहीं बनी। मैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो कहते थे, देखिए आप बात देखने में सीरियस लगते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आपके डिग्री बहुत अच्छी है, आप एक्टर बेटा क्यों बने, आप लगता है कहीं गलत रास्ते पे आ गए। तो मुझे लगा कि कई लोगों ने कहा, मैं वहां अक्सर मैं हर एक क्लास में जितनी भी डिग्री लिया है लगभग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो लोगों ने कहा कि आपको IAS बनना चाहिए। तो लेकिन मेरे जहन में था कि सरकारी तंत्र में जो मैं देखता था खूब ये तमाम जो लापरवाही, तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी तंत्र के लिए मैं नहीं बना हूं। लेकिन किसी भी तरह 2010 की बात है, लाइफ में पहली फॉर्म मैंने भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो भी पिताजी के विशेष मतलब दबाव में आकर के। तो मैं नेट JRF क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके जस्ट 6 महीने बाद ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया, और वहां से मैं सेलेक्ट हुआ। मुझे लगा कि हम जैसे आयावर लोगों के लिए नौकरी नहीं बना है, और मैंने देखा कि एक सुदूर ऐसे जगह पे पोस्टिंग हुई जहां पे साहित्य से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है,
तो अच्छा। मुझे बड़ा नीरस लगने लगा। जी। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि पढ़ने के दरमियान ही मैं व्यापार भी करता रहा, अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में मैं देखता था, घर की आर्थिक परिस्थितियों को देख करके, मजबूरियों को देख करके मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है लेकिन नौकरी नहीं करना है। ये देखिए, ये सबके लिए लागू नहीं है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत बात है, इसको हाँ। कोई भी जो श्रोता है अदरवाइज ना ले। ठीक है, वहां से हमने शुरुआत किया। फिर कुर्ती की मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरुआत किया। इस लाइन के मेंटर कह सकते हैं, लिब्रम ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन आदरणीय श्री रुपेश गुप्ता जी हैं। और हालांकि बाद में मैं उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हूं। अच्छा। तो शुरुआत हमारी एक गांव से हुई, जी। वो भी बिहार के एक ऐसे क्षेत्र से हैं। हमारी मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में होती है जहां पे फिल्म मेकिंग की चर्चाएं चल रही है, चकाचौंध की दुनिया से होती है। और वो मुझे खींच ले गए कपड़े गारमेंट इंडस्ट्री में। तो हम लोग गारमेंट को अच्छे ढंग से देखा कि कैसे कुर्ती बनती है। तो हमने देखा, अरे कुर्ती तो बड़ा खूबसूरत बनाते हैं, इसको तो हमें अपने पूर्वांचल में बनारस जैसे जगह पे प्रमोट करना चाहिए। जो कुर्ती अगर 125 रुपए की है, वो कुर्ती इधर 300-400 में बिक रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आपकी कुर्ती तो बड़ी अच्छी है। तो बोले कि आपको तो भाई एक्टर बनने का भूत है, तो कैसे आप बिजनेस में उतरेंगे। और तब तक कई थपेड़े भी मैं खा चुका था, कई जगह गया। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे संस्मरण में लिखी है, यादों के झरोखे जो कि अवेलेबल है मार्केट में। तो हर एक जगह मैंने देखा शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। मुझे लगा कि इज्जत की रोटी मैं नहीं खा पाऊंगा। न जाने किस जन्म के ये कर्म है जिसके कारण मैं जो है आज भटक रहा हूं। तो वहां से मैं व्यापार की दुनिया में आ गया, और वहां से शुरुआत होती है व्यापार की दुनिया। एक छोटे से कमरे से हमने शुरुआत किया बनारस में कपड़े का बिजनेस। अब मैंने कुर्ती की बिजनेस किया। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कुछ मुझे और करना चाहिए। तो मैंने अपनी एक कंपनी खोली, लिब्रम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वहां से जर्नी मेरी शुरुआत होती है कॉर्पोरेट बिजनेस की, जिसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। पूरे इंडिया में 427 कंपनी थी, उसमें मेरी भी कंपनी एक थी। तो वहां से हमने अपने डायरेक्ट सेलिंग का जो है बिजनेस शुरू किया, और वहीं से शुरुआत किया, गांव के छोटे छोटे शहरों से। गांधी जी के जो थॉट्स था ना कि ग्राम स्वरोजगार, तो मैंने ग्राम स्वरोजगार मॉडल को जो है अपनाया। उस मॉडल में ये है कि अगर हर एक व्यक्ति गांव से ही अगर शुरुआत करे, जैसे कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, अचार है, पापड़ है, धनिया है, पाउडर है, मिर्चा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इन लोगों को। तो जितने भी ग्रामीण इलाके में मैन्युफैक्चरर थे उनको मैंने कलेक्ट किया, अपने कंपनी से जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद हमने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंटिटीज में शामिल होकर के उसको हमने एक्सप्लोर किया। और कुछ ही दिनों में लाखों कस्टमर हमारे हुए, और पूरे इंडिया में 4 हमारे मॉल खुले उस समय। लेकिन नियति को कुछ और मालूम मंजूर, कोविड का जो है आगमन होता है। मेरे सारे के सारे माल जो है उसी में दफन हो गए, ना हम उसको बेच पाए ना कुछ कर पाए। इस तरह से मेरे 4 सेंटर बंद हो गए। बंद होने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए होता क्या है, मोटिवेशन की बात यह है कि कभी भी आप हताश निराश मत होइए। आपको जैसे लगे ना कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि जहां पे खत्म हुई है ना, वहीं से शुरुआत की इनिशियल पॉइंट की शुरुआत हो। तो वहां से हमने पब्लिकेशन बिजनेस शुरू किया। हमने पब्लिकेशन शुरुआत किया, और भाई साहब जो हमारे पार्टनर थे, बड़े भाई हमारे हैं, तो उन्होंने सीए फॉर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म की शुरुआत की। चूंकि बोलने में बगैर एक्सपर्टाइज रहा, थिएटर का बंदा हूं, किसी को भी चलते फिरते मोटिवेट कर लेना, मार्केटिंग की बातें कह देना बड़ा आसान और एकेडमिक जगत की शुरुआत मैंने की। K2 पब्लिकेशन हाउस आज देश में जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप लोग की दुआ आशीर्वाद से। 100 राइटर्स का बुक मैंने इधर पब्लिश किया है, लिटरेचर की बुक है, रेफरेंसेस बुक है। तो एक्चुअली क्या है कि हम जैसे छोटे साहित्यकार या लेखन में अभी कदम रखने वाले लोगों को कोई पूछता नहीं। हम लोग लिखते थे तो कहते थे ये क्या कूड़ा करकट जो है तुम लिख के लाए। लेकिन मोटिवेशन एक चीज था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो भी लिखते थे। उनकी लेखनी को लोग कहते थे कवाड़ी है। वो कविता भेजते थे, उनको मतलब कूड़ेदान में फेंक देते थे। मुझे लगा कि जब उनकी कविता को लोग फेंक सकते हैं, बाद में कालांतर में आने वाले समय में उनकी कविताओं की बड़ी वैल्यू है।
उस पर रिसर्च होने लगे। जैसे इलाहाबाद के सड़कों पे वो तोड़ती पत्थर मिट्टी, है राम की शक्ति पूजा। तो ये जो तमाम जो कविताएं रही, आगे चल करके उन सभी कविताओं पे रिसर्च होने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं डॉक्टर विजय, तुम्हें घबराना नहीं है। मेरी एक प्रेरणा और रही भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक थिएटर के जो है जनक। तो भारतेंदु मंडल की स्थापना किए इसी काशी में, और मेरे घर के बगल में ही, मैं अभी अपने घर में हूँ, मेरे घर के बगल में मुंशी प्रेमचंद जी का घर है। तो ये दो ऐसे मतलब कि मूर्धन्य साहित्यकार के बीच में मैं रहता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना चाहिए, मुझे अब अपनी पब्लिकेशन हाउस लॉन्च कर देना चाहिए। तो मैंने अपनी पब्लिकेशन हाउस जो है 2019-20 के आसपास लॉन्च कर दिया। पब्लिकेशन हाउस में आर्टिकल पब्लिकेशन से लेके बुक पब्लिकेशन से लेके तमाम चीजों, और मैंने उन सभी युवकों को ढूंढा, रिसर्च स्कॉलर को ढूंढा जो गरीब बच्चे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे। तो हम लगभग हमारे साथ 50 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से कुछ गेस्ट लेक्चरर भी हैं जिनको 8,000 10,000 सैलरी मिलती है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे साथ एसोसिएट होकर काम करिए। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, कुछ रिसर्च हमें प्रोजेक्ट भी मिला एनजीओ के, मेरा एनजीओ भी चलता है लिब्रम फाउंडेशन। तो मैंने उन सभी लोगों को प्लेसमेंट दिया, और उसकी वजह से आज उनका एक अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है, मेरा भी उसमें से घर परिवार चल रहा है। तो मैं ईश्वर से हमेशा कहता रहा हूं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस फिलॉसफी के आधार पे मैं चलता रहा और आज भी चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सुनने वाले हैं कि आपने बड़ा धैर्य और संयम के साथ सुना। और कभी मौका मिलेगा तो आकांक्षा जी के साथ एक किताबों पे भी हम लोग रूबरू होंगे आगे चल करके, क्योंकि लगातार मेरी किताब आ रही है। अभी मेरी एक किताब और आ रही है, अभी मेरी समीक्षा भी प्रकाशित हो रही है चलो गांव की ओर। तो कभी भविष्य में ऐसा मौका मिलेगा तो कविता के साथ भी दो हाथ हो जाएंगे हम लोग आकांक्षा जी के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविता, आपकी कहानियां यहीं पे हम लोग आपके साथ ही सुनेंगे। जरूर 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 जी, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सभी लोगों को बाय, और कल फिर से मिलेंगे एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ।